नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना की लिखी हुई एक प्रेम कहानी पीला गुलाब। पीला गुलाब एक निश्चल मीठी सी पवित्र प्रेम की कहानी है। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। देखा सामने वही खड़े हैं। प्रथम दर्शन के पल आंखों में कौंध गए। वे ही लोचन जिनकी दृष्टि से लज्जित हो उसने पलकें झुका ली थी। हल्के से आंखें उठाईं। 4 बरस पहले देखी मन भावनी सूरत पहले से अधिक प्रभावशाली और गंभीर थी। मन में गहरी टीस उठी। जी धक से रह गया। उसने आंखें तुरंत झुका ली। बिजली के अनगिनत लट्टुओं से सजा मंडप उसे अंधेरा सा लगने लगा। इच्छा हुई सब वहीं छोड़कर भाग जाए। एक बार अस्वीकार करके तो सब कुछ लुटा बैठी, अब भागने से क्या फायदा। शादी की रस्में चलती रहीं, वो सब कुछ करती रही यंत्र चालित सी, भाव शून्य। वे आए, उन्होंने झुककर जोड़ा उठाया, उस पर आभूषण और रुपए रखकर दोनों हाथों से चौक पर बैठी कन्या की गोद में रखा। झुके हुए माथे पर रोली का टीका लगाया और हाथ जोड़ दिए। और निछावर? हाँ, निछावर। उन्होंने हाथ जेब में डाला, 10 का नोट निकाला और उसके सिर के चारों ओर घुमाकर ठिठके। किसे दें की मुद्रा में। भाभी ने उनसे लेकर साथ खड़ी लड़की को पकड़ा दिया। नत नयन सिर झुकाए बैठी रही वो। एक बार के बाद फिर दृष्टि उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। भाभी ने जोड़े जेवर उसकी गोद से उठाए और बोली, कर्नल साहब मुंह तो मीठा कराइए। मिठाई का डिब्बा उठाकर उन्होंने कन्या के आगे बढ़ा दिया। उसने न सिर उठाया न हाथ बढ़ाया। भाभी ने मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में दे दिया। एक एक कर उन्होंने 5 जोड़े चढ़ाए, आभूषण गोद में धरे और वधू पर निछावर करते गए। फिर सीधे होकर चुप खड़े हो गए। मेरा रोल पूरा हो गया? बस हो गया, अब आप विश्राम करें। सोते से जगाकर आपको कष्ट दिया। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, सोने भी नहीं गए। वहीं मंडप में एक कोने में कुर्सी पर बैठ गए। और कुछ? अब और काम तो नहीं मेरा? वही आवाज जो मन में उथल पुथल मचा देती थी, वो भूल सकती है क्या? अत्यंत कोमल और स्नेहिल स्वर में जो पूछा था किसी ने क्यों, अभी ने पूछा था रुचि से, फौज के आदमी के साथ निभा लूंगी? शब्द चाहे न मुखर हुए हों, मन बार बार कह रहा था, अभी तुम्हारे साथ कहीं भी निभा लूंगी। शर्माते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया था। 4 साल बीत गए। लड़की देखने आए लोगों ने अपने लड़के की अनुकूलता समझकर दोनों को अलग भेज दिया था ताकि दोनों आपस में बात कर लें। माँ ने कहा था, रुचि अभिमन्यु को अपना बगीचा तो दिखा लाओ। और वे दोनों क्यारियों के बीच आ खड़े हुए थे। बात अभी ने शुरू की थी। हाँ, फौज की जिंदगी सीधी सादी नहीं होती, जानती है रुचि, पर अभी जैसा साथी हर राह को आसान कर देता है। क्या सोच रही हो? मैं हर जगह निभा लूंगी बस। आगे के शब्द कहते कहते रुक गई। हाँ सच, मनचाहा साथी मिल जाए तो जीवन कितना सुंदर लगने लगता है। बोलते बोलते अभी ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर लतर से एक पीला गुलाब तोड़ लिया था और उसके केशों में खोस दिया। वाह, ये तुम्हारे लिए ही खिला था, कैसा जच गया है तुम पर। उसने धीरे से दृष्टि उठाकर देखा। वो नेह भरी दृष्टि उसके मुख पर गड़ी थी। उसने पलकें झुका ली। सैनिकों का जीवन है, साथ दोगी ना मेरा? बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं। मैं सारे इम्तिहान देने को तैयार हूं तुम्हारे साथ, पर कहाँ दे सकी। लेने आए थे अभी, पर वो कहाँ गई? वो शुरू में ही धोखा दे गई। आज फिर आए हैं वही, अपने लिए नहीं किसी दूसरे के निमित्त वस्त्राभूषण की भेंट चढ़ाने। सिर झुकाए बैठी है रुचि, साहस नहीं कि दृष्टि उठाकर देख ले। बस आवाज कानों में जा रही है, चारों तरफ क्या हो रहा है सबसे निर्लिप्त। स्वर वही है, पर वो भंगिमा कहाँ? अंत में कोई बोल उठा, आए हुए को तुम्ही ने तो नकार दिया था, खड़े खड़े लौटा दिया था, अब पछताने से क्या। उस दिन भी शादी की गहमा गहमी थी घर में। बेटी की शादी, बड़ा उत्साह, चारों ओर बातें हो रही थी। बुआ कह रही थी, कुछो नहीं मांगा, लड़का लेफ्टिनेंट है फौज में।
आंखों में सपने संजोए वस्त्राभूषणों से सजी सखियों के बीच बैठी थी रुचि। सोच रही थी आज यहाँ है कल कहाँ होगी। वही प्रिय मुख सामने डोल गया। पुलक उठी भीतर से। मामी बोली, साक्षात लक्ष्मी लग रही है। दादी ने टोका, चुप्पे रहो, काला टीका लगाए लियो कि सो की नज़र न लग जाए। पर लगने वाली की नज़र लग चुकी थी। बाहर से हांफता हुआ किन्नू आया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो? जनवासे से। तो वो लोग बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। हमें देखकर बोले, आओ तुम भी आ जाओ। हाँ, हमें देख वो सब हंसे लाग। हमें तो लगा वे होश में नहीं हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे। मामी काम छोड़कर उठाई। बुआ सतर्क हो गई। सबके कान खड़े हो गए। ई किन्नू कौन खबर लाए हैं? सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगी। का भवा, ठीक ठीक बताओ। किन्नू वक्ता बन गए। सब खोद खोद कर पूछ रहे हैं। पहले तो बाजार से मीट मच्छी मंगाई, गाड़ी लेके खुदे गए लेने। पैकेट भर भर कर लाए हैं, शराब पी रहे हैं और हड्डियां चबाए चबाए के डकार रहे हैं। और उनके चाचा ताऊ, बे लोग अलगे हैं। बे तो हमें पुकारन लगे, साले साहब आओ तुम भी आओ। हम तो मार डराए गए। भाजी आए झटसानी। हाय राम, जे कैसे बामन। हल्ला मच गया। मेहमान औरतें दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। किन्नू से पूछताछ कर रही हैं। आंखें कपाल पर चढ़ी। हाय हाय, अब का हुई। तरह तरह की बातें। सहानुभूति। मुर्गा और बकरा खावत हैं लोग, ऊपर से शराब। हो राम जी, कैसे निभाओ होई। पछतावा। वो तो रो रो के कहे जा रही है, हमें का पता था। ओहे के सहेली मीता बताए लागे, जे फौज के लोग ऐसे ही होते हैंगे। पराए मर्द मेहरुआ शराब पी पी के चिपट चिपट के नाचत हैं। कुछू पूछो मती, पियन वारे को किसऊ का ध्यान नहीं रहत। ऐसे ऐसे घर बर्बाद भये हैं, का बतावें। मामा मौसा फूफा सब आ जा रहे हैं। ये भी तो सोचो, बारात लौट जाएगी तो फिर आगे क्या होगा। लड़की की बात है तो लड़कनी को का भट्टी में झोंक दें। लड़की की माँ रुआसी हुआई थी, पढ़ी लिखी हैं, दिन रात रोवन से अच्छा है अभी मना कर दो। कौन बोझ बनी है किसो ऊपर। आपन कमाए रही हैं। अरे 10 मिल जाइए लड़का, शादी हुई जाई है। उससे का पूछें, वो तो तबे से रोए चली जा रही है। किन्नू ने जब से बताओ है कि वे नशे में धुत हैं, उसका तो मार चेहरा उतरेगा। नहीं, नकारा नहीं था मैंने। मैं कैसे नकार सकती थी। मन अभी अभी टेढ़ता रहा। जितना हो सका कोशिश की थी, पर मेरी नहीं चली। कुछ भी नहीं कर पाई मैं लाचार थी। अभी मुझे माफ़ करना। आंखें कैसी धुंधला गई हैं। क्या हो रहा है कुछ समझने का सामर्थ्य नहीं है। जो चाहा था नहीं हुआ, अब कुछ भी होता रहे क्या फ़र्क पड़ता है। वो दिन था, उस दिन भी मेहंदी लगी थी, शादी का जोड़ा पहना था। बार बार कानों में एक ही नाम गूंज रहा था, अभी अभी। मन में उमंगे, पाँव जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे, लगता हवा में उड़ी जा रही है। पर हुआ क्या, वो जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई और सब कुछ हवा में उड़ गया। 4 साल बीत गए। उस दिन श्रृंगार किए बैठी रह गई थी, आज फिर विवाह मंडप में उपस्थित है किसी दूसरे के लिए। वस्त्राभूषण का चढ़ावा संभालती भाभी रुचि को लिवा ले गई। कर्नल साहब फिर सोने नहीं गए, वहीं साइड में पड़े काउच पर बैठ गए। किसी से कुछ बातचीत नहीं, वैसे भी उनके व्यक्तित्व से सब रौब खाते हैं। दोनों पक्षों की हंसी डिटोली चलती रही। उनके संयत गंभीर व्यक्तित्व के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कुछ कहे। उन्होंने सूट की जेब से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट निकाली। छोटे बहनों ने लाइटर से जला दी। वे चुपचाप शून्य में ताकते बैठे सिगरेट पीते रहे। खत्म होते ही दूसरी जला ली। वर को लाकर बिठाया गया। रस्में पूरी की जाती रहीं। कन्या के पिता, कन्या के भाई, सबकी पुकार लगती रही। सब आ आकर अपना रोल निभाते रहे। कन्या को बुलाइए। कन्या की सखियां उसे मंडप में ले आईं। उन्होंने तीसरी सिगरेट जला ली थी। नहीं, अभी कन्या को वामांग में नहीं, दाहिनी ओर बिठाइए। फूल, माला, जल, अक्षत, मधुपर्क, खीलें, कलावा। सिगरेट खत्म होती रहीं, जलती रहीं। 5वीं सिगरेट। ट्रे घूमती रही, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी। कर्नल साहब बिना देखे सिर हिलाकर मना करते रहे।
इधर उधर बैठे लोग शादी की मौज में रमे रहे। कन्या पक्ष की लड़कियों को छेड़ते रहे। छोटे बड़े बहनोई अपने साथियों के साथ बैठे हंसी ठिठोली करते रहे। कन्या पक्ष की बहुएं और लड़कियां हंसती खिलखिलाती रहीं। ये 7वीं सिगरेट है। हमारे लड़के से तो सब कहलवा लिया पंडित जी, उनसे भी तो कहलवाओ। पंडित जी मुस्कुरा दिए। कन्या जोर से कैसे बोलेगी? क्या पता उन्होंने प्रतिज्ञा की या नहीं। एक बार तो हाँ कहलवा दीजिए। हाँ और क्या, धीरे से ही कह दें, हम कान लगाए हैं। वर पक्ष के लड़के कौतुक भरे मुख से दुल्हन की ओर कान किए हैं। पंडित जी हंस दिए, बोले, कह दो बिटिया हाँ। आवाज नहीं आई। भाई ये तो गलत है, एक को सब को बुलवाना और दूसरे से कुछ नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम, पंडित जी ने व्यवस्था दी। फिर हंसी का मजाक हुआ। 7वीं भी चल चुकी। लाजा होम के लिए कन्या के भाई आए। पंडित जी ने पुकारा। भाई ने आगे बढ़ खीलों से भरी थाली उठा ली। इधर कन्या के पीछे रहना बेटा। हाँ, दोनों जन खड़े हो जाइए, बस ऐसे थोड़ा आगे पीछे। भाई ने खीलें बहन के हाथ में दी। वर के हाथ में दे दो बिटिया, लाजा होम दो। लाजा होम? रुचि ने सुना। किसके हाथ? ओह, चुप हो जा मन। सिर झुकाए उसने शिब्बू के पहले हाथ में लाजा सौंप दी। 3 बार कन्यादान, फेरे, सिंदूरदान, सब कार्यक्रम चलते रहे, एक के बाद एक। 10वीं सिगरेट फूंक चुकी है। अभी रात के सिर्फ 2 बजे हैं। कितनी सिगरेटें फूंकी उन्होंने उस रात, गिनने की फुर्सत है किसे? रिश्तेदारों में वही चर्चा चल रही है। 4 साल पहले भी यही बारात आई थी इसी लड़की के लिए। कोई कह रहा था जा रही है उसी घर में, पर 4 साल बाद किसी दूसरे से गांठ बांधकर। अच्छा, पर हो क्या गया था? हुआ क्या था? बारात का स्वागत भी हो चुका था, जयमाल पड़ चुकी थी, पर बारात लौटा दी। किसने? लंबी कहानी है। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जाना उसी घर में था, पर बड़े के बजाय छोटे से गांठ जोड़कर। कहानी वही, सुंदर पढ़ी लिखी लड़की ब्राह्मण परिवार की, किस्मत से संबंध तय हो गया अच्छे घर में। लड़का सेना में बड़ा अफसर रहे। कोई मांग नहीं, काहे से कि लड़का के मन भाई गई थी। हवाई जहाज से बारात आई, तब तक सब ठीक ठाक रहे, पर वो फौज के लोग उनके दोस्त आए रहे। उन्हें कहा खाने पीने से परहेज। बोतलें खोल ली, बाजार से नॉनवेज मंगा लिया, मस्ती कर रहे थे। किसी ने जाकर घर की औरतों को फूंक दिया, बस हल्ला मच गया। शराबी कबाबी हैं, कैसे गुजर होगी लड़की की। शराब की लत में बर्बादी के जाने कितने किस्से याद किए जाने लगे। रोना धोना मच गया, और नतीजा ये कि कहला दिया लड़की ब्याह से मना कर रही है। और लोग पहले तो कहते बताते रहे। लड़के ने खुद कहा एक बार सुरुचि को सामने बुला दो, वो आकर कह दे हम चुपचाप चले जाएंगे, पर इन लोगों ने लड़की को सामने लाने से साफ मना कर दिया। क्या करते बेचारे, 2-2 पैग और चढ़ा लिए, लौटने की तैयारी करने लगे। पर होनी को कुछ और मंजूर रहे। बड़ेन को लगा बिना बहू बारात कैसे लौटे। सोच विचार होने लगा। बारात में जौन लोग हते सबे हल सुझावे लाग। एक संबंधी हते तिनकी यहीं उनकी रिश्तेदारी में एक कुंवारी लड़की रही, बिन माँ बाप की, अच्छी रहे, पर दहेज का भरना कौन भरे। सो बेचारी का ब्याह नहीं हो पा रहा था। मामा के पास पली बड़ी रहे। संदेशा लेकर पहुंच गए उनके घर। भाग खुल गए उनके तो चट तैयार हुए गए। आगे बढ़ के ब्याह दी। आई है बारात में कर्नल पति के साथ। और एका जब एक धब्बा लग गया, जहां जाए बात चलाएं, सब ये पूछें बारात काहे लौट गई। बामन के दिमाग ठहरे, जरा में सनक जाते हैं, बस ये बात अटक जात रही। 4 बरस बाद एक लड़का की खबर मिली। लड़का मामूली क्लर्क रहे, वैसे कुल परिवार सब दुरुस्त। सोका करते, कबलों लड़कनी बैठाए रखते। बात चलाई, ऊ तैयार हुई गए। कहे लाग हाँ लड़कनी हमार देखी भई है, ई लड़का शराब छुअत भी नहीं, पक्का बिरहमन। भावा का कि वह आर्मी ऑफिसर के छोट भाई रहे। और का? हाँ, कर्नल साहब का छोटा भाई है। उम्र का कितना फर्क है भाइयों में? 1.5 साल का। अच्छा, पर जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हाँ, वो तो है ही है। वो थोड़े सांवले, लंबे, हर चीज के शौकीन, और ये रंग थोड़ा साफ है, पर उनसे बित्ते भर छोटे। घर में बैठे रहेंगे, कहीं आने जाने से भी जी चुराएंगे। इसीलिए न खेलने में रहे न पढ़ने में। स्कूल में क्लर्की की नौकरी लगी है, उसी में परम संतुष्ट।
महतारी तब्बे ना ही रही थी, इलाद बिलाद फिरत रहा, बड़ा हुईगा को ध्यान न दिया सो कुंवारा रहे। उनका तो छप्पर फाड़ के मिला, सुंदर लड़किनी, पढ़ी लिखी, जाने बूझे घर की, ऊपर से कमाऊ, काहे बारात लौटी रही सो सब जान रहे। ई भी तो इंटर कॉलेज में पढ़ाती हैं, पिछले 3 साल से चट्ठा कर दी। कहाँ कर्नल साहब और कहाँ ई क्लेरकवा, सब किस्मत की बात है। कर्नल तो अब भवा, ई शादी तय हुवन के बाद। ससुराल में नंदे आई उतारने, एक ने ठिठोली की, वाह 4 साल पहले आने वाली थी, अब आई हैं आप। दूसरी बोली, आना तो यहीं पड़ा ना इसी घर में, चलो अच्छा है, पहले बड़ी बनकर आती अब छोटी बनकर आई हैं। एक लड़की बोली, क्या इनकी शादी 4 साल पहले से तय थी? ननद बोली, तय क्या, बारात तक चली गई थी इन्हें लेने, तब बड़के दादा के लिए। बड़के दादा के साथ? अच्छा, अरे बकबक बंद करो अपनी और ले जाओ इन्हें अंदर, सामान उतरवाते बड़के दादा बोले। परछन की तैयारियां हो रही हैं, अभी बहू को बाहर ही रोक कर रखना, जिठानी ने दरवाजे पर आकर कहा। पड़ोस के बाहरी कमरे में बहू के बैठने का इंतजाम कर दिया गया। रात भर का सफर करके आई है बेचारी, तनिक फ्रेश हो ले, चाय वगैरह वहीं पहुंचा देना। जिठानी बड़े ठसकेदार, ऊपर से कर्नल की बीवी, उनका कहा कोई टाल नहीं सकता, सारा प्रबंध उन्हीं को करना था। बहू तैयार हो गई। अरे अब छुटके कहाँ गायब हो गए? शिब्बू पहले ही घर में घुस गए, नहाए रहे होंगे। अकेले घर में घुसने किसने दिया उन्हें, निकालो जल्दी बाहर। निकरौसी के बाद तो दुल्हन के साथ ही गृह प्रवेश होगा। दरवाजे के अंदर परिवार की सुहागिनें स्वागत को तैयार, लड़कियों को पीछे ढकेल दिया। यहाँ परछन में तुम्हारा क्या काम, तुम जाकर दरवाजा छिकाई करना। कोई नहीं हट रही, आगे पीछे होकर सब वहीं जमी हैं। कुछ लड़कियां बाहर आ गईं दूल्हा दुल्हन के आसपास। एक तरफ परजा पजारू समट आए, नाउन बारन महरी आदि, निछावर वसूली करनी है ना। थोड़ी तक घूंघट लटकाए नई नवेली दुल्हन खड़ी है, शिब्बू से गांठ जोड़े। देहरी के उस पार आरती का थाल लिए, इस पार महिलाएं इकट्ठी, अगुआ है बूढ़ सुहागिन ताई। अरे सिर पर मोर नहीं धरा? शिब्बू भिनके, अब नहीं लगाना मोर। बहू के तो पहले ही मोरी बांध दी है लड़कियों ने। शिब्बू सुनते नहीं। धर देव सिर पे, सगुन की बात है और का। बड़ बूढ़ियां बहू को घूंघट में से ही डोली अच्छत लगाए दे रही हैं। मुंह दिखाई के बिना चेहरा कैसे खोलें। आरती निछावर होने लगी। अब जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है नवागता बहू को। ले बहू गुड़ गुणवंती हो, ले बहू रुपया रूपवंती हो, इत्ते में कोई बोली। और सतवंती के लिए क्या? ताई ने सुझाया, नेक सत्तू ले आओ। ताई की बहू हंस रही है। अरे वाह, बहू को सत्तू दिखा के सतवंती बनाओगी? परिवार की पुरखिन फरक्कावाद वाली ताई को कुछ याद आ गया, आवाज लगाई, अरे तनी मूसर तो ले आओ, बहू बिटिया सब भूल जाती हैंगी। किरण ने दोहराया, अरे हाँ मूसल। महरी की लड़की तुरंत बखारे में दौड़ी। ऊपर से बड़के भैया सीढ़ियां उतर रहे थे। ये क्या हो रहा है? वो मूसल घसीटते ला रही थी, बोली, नई बहू की परछन के लिए मंगाओ है। किसी महिला ने बताया मूसल देख लेगी घर में तो दब कर रहेगी ना। ये क्या बात हुई? अरे तुम काहे बोल रहे हो, ये तो रीत है। बेढंगी रीत? क्या तमाशा खड़ा किए हो? लड़की की ओर घूमकर बोले, ले जा मूसल। पति की बात सुन किरण चट से बोली, हमें मूसल दिखाओ, तब तो कुछ नहीं बोले, उनके लिए बड़ा तरस आ रहा है। महरी की लड़की दीवार से मूसल टिकाए ठिठकी खड़ी सबके मुंह देख रही है। अपनी शादी में कौन बोल पाता है, अब हम बड़ों में हैं। कहते कस के जो लड़की को देखा वो मूसल घसीटती वहीं से लौट ली। परछन के बाद मुंह दिखाई, किसने क्या दिया, रुपया जेवर सबका हिसाब रख रही थी। पास बैठी बड़ी बहू सब उठा उठा कर चेक करती लिखती जा रही थी। बड़ी लंबी लिस्ट थी। पूछ तो सबका रही हैं, आप क्या दे रही हैं बड़ी भाभी? मैंने तो अपना देवर ही दे दिया। ये भी कोई बात हुई? देख लो, लिखा है सबसे पहले। झांक कर देखा, मिसेज अभिमन्यु के नाम पर लिखे हैं हीरे के टॉप्स। मिसेज अभिमन्यु माने कर्नल साहब की पत्नी। अगले दिन बात उठी, सब रिश्तेदारों से बहू का परिचय करवा दो, पता नहीं कौन कब चला जाए। परिचय अर्थात खीर खिलाई। बहू अपने हाथों बनाई खीर परस परस कर सबको देगी। उनके पास जाकर जैसे नंदोई से जीजा जी लीजिए कहकर चरण स्पर्श करती और वे खीर लेकर उसे कुछ भेंट देंगे। अरे इतनी सी खीर, भाई बड़ी महंगी पड़ी।
उसे भेंट या रुपये पकड़ा देते। वो सिर झुकाए झिझकते हुए लेकर परिचय देती, साथ चल रही ननद को पकड़ा देती। ये तुम्हारे ससुर जी हैं, क्या कहोगी, पापा जी या बाबू जी? जो सब कहते हैं वही तो कहेगी, जिठानी बोली। बाबू जी कहकर उसने पाँव छू लिए। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। आज को तुम्हारी सास होती तो? अरे बाबूजी, अम्मा नहीं है तो क्या, बहू बड़ी आदर्शवादी है, कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक जोड़ कंगन पकड़ा दिए। तुम्हारी सास ने दोनों बहुओं के लिए एक से बनवाए थे। उसने झुककर दोनों हाथों से विधि पूर्वक चरण छूकर माथे से लगाए। ये ताऊ जी, ये चाचा जी, ये जीजा जी बरेली वाले, जे ताऊ जी के मंझले बेटे। अरे नाम बताओ, ऐसे कैसे याद रखेगी? हाँ, इनका नाम सुरेंद्र बहादुर। क्यों लल्ला जी, क्या बहादुरी दिखाई आपने? कहाँ भौजी, बहादुरी दिखाने का ठेका तो कर्नल साहब का है, हम तो आपके सामने कलीजा थाम कर रह जाते हैं। जोरदार ठहाका। लोग छटते जा रहे हैं। काहे भौजी, कंडेल साहब को कहाँ धुकाए दिए, कंजूस कहीं के। काहे गंवारन की तरह कंडेल कंडेल कहते हो, नई बहू तुम्हें अनपढ़ समझेगी। समझन देओ, बस तुम हमें समझती रहो, हम उसी में खुश। ये तुम्हारे जेठ प्रिंसिपल हैं, अनपढ़ गंवार मत समझ लेना, तुम्हें भी पढ़ाए देंगे। चलो मनुआ हो, कहाँ खिसक लिए, बड़े कंजूस आदमी हो भाई, उन्होंने आवाज लगाई। उसने सोचा था कर्नल साहब को अभी कहा जाता होगा, पर उनका घर का नाम मनु है। हम तो आ ही रहे थे। लल्ला जी वो खिसके नहीं थे, माल लेने गए होंगे, उन्हीं की ओरी लेंगी ना। देख लो भाभी, पहले तुम्हारी जगह यही आने वाली थी, तो हमने कहा रोक लिया था देवर जी, काहे नहीं आ गई? लिखी तो शिब्बू के नाम रही, उन्हें कैसे मिल जाती? किसी बड़ी बूढ़ी की आवाज थी। तभी ना दरवाजे से बारात लौट आई। क्या बेकार ये बातें लगा रखी हैं? कर्नल साहब ने चुप कर दिया सबको। वे रस्म के लिए आकर खड़े हो गए थे। उन्हें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जिठानी बोली, क्या फायदा, जो हो गया खत्म करो। खीर भरी कटोरी बहू के हाथ में पकड़ाती छोटी ननद बोली, तो भाभी अपने जेठ के पांव छुओ, कहो जेठ जी। जेठ जी कौन कहता है, भाई साहब कहो, नहीं तो दादाजी। जिठानी का सुझाव था। सिर झुकाए ही खीर की कटोरी उसने उनके हाथ में पकड़ाई और झुक गई पांवों पर। कर्नल साहब ज्यों के त्यों सन्न से खड़े। अरे उसे खीर खिलाई तो दो, जिठानी ने टोका तो वास्तविक जगत में आए। पत्नी ने जो हाथ में पकड़ा दिया उसे लेकर उसकी ओर बढ़ा दिया और घूमकर चल दिए। लौटते लौटते जेब से रुमाल निकालकर पांवों पर टपके 2 बूंद आंसू उन्होंने धीरे से पोंछ दिए। पीछे से आवाज आ रही थी, क्या दिया बड़के दादा ने? जड़ाऊ पेंडेंट। अरे वाह, लटकन में कन्हैया जी लटकाए दिए हैं, ले छोटी भाभी मीराबाई बन जाओ अब। वाह। आंसुओं से धुंधला गई आंखों से वो कुछ नहीं देख पा रही थी। घूंघट से कितनी सुविधा हो जाती है। माँ बाबू निश्चिंत, ब्याह दी लड़की, छुट्टी हुई, झटपट गंगा नहा लिए। अम्मा ने बोला था, ब्याह जाए लड़कनी तो हे महेश भवानी, सीता राम राधा किशन जी घर में अखंड रामायण का पाठ धरेंगी। वही बाकी रह गई, सो भी निपटाए दे रहे हैं। सारे काम सुलट गए, निश्चिंत होकर जिएंगे वे। पहली विदा में लौट कर बेहाली घर आई। उसी दिन अखंड रामायण का पाठ था। कोलाहल हलचल, रामायण चलेगी कल दोपहर तक। चाय पानी खाना पीना होगा ही। बारी लगा ली है सबने 2-2 घंटे पढ़ने की। उसी के कारण तो हो रहा है सब। आकर बैठ गई। सबने कहा तुम आराम करो, अब्बे ससुराल से आई हो, थकी थकाई होगी। विधि विधान से चल रहा है पाठ। लो शिव विवाह का प्रकरण आ गया। गंजड़ी भंगड़ी दूल्हा, ऊपर से सामाजिक विधि निषेध से कोई मतलब नहीं, फिर भी गौरा ने तब किया उसी के लिए। बारात आई, सब भौचक, हाय हाय मच गई। कहाँ हमारी गौरा और कहाँ ये विचित्र वेशी, जिंदगी कैसे निभेगी। माँ मैना ने खुलकर विरोध किया, बारात लौटाने को तैयार। रोई गिड़गिड़ाई, लाख मना किया, पर उमा ने उन्हीं को समझाया, माँ तुम दुखी मत हो, बेकार तुम्ही को दोष देंगे लोग, किसी की जुबान पर कौन अंकुश लगा सका है। फिर 100 बात की एक बात कह दी, सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाऊ तहीं। अड़ गई, इसी से विवाह करूंगी। महिलाओं का मन भर आया, इसे कहते हैं अटल व्रत। किसऊ के कहे ते नटरी, हृदय में ऐस अचल प्रेम रहा। भारतीय दाम्पत्य की आदर्श है पार्वती। हर तीज त्योहार पे उनसे सुहाग की याचना करती हैं सुहागिनें। पार्वती संपत्ति प्रिय हो। इतना प्रेम और किसमें है पत्नी के प्रति।
मृत शरीर को कांधे पर डाल विक्षिप्त से धरा गगन मंझाते रहे और तो और आधे अंग में धारण किए हैं। एक गहरी सांस निकल गई। बार बार धिक्कार उठती है, मन कचोटता है। मैं क्यों नहीं कह सकी थी माँ तो व्यर्थ जन लेहु कलंका। कितनी सच्ची बात। जो सहना है वो तो जहां रहे झेलना ही पड़ेगा। कौन मिटा सका है भाग की रेखाएं। कहा तो मैंने भी था, पर मैं क्यों नहीं जमी रह सकी। कह देती पढ़ी लिखी हूं, इतनी लाचार नहीं हूं। माँ तुम पिताजी को समझा दो। ये रिश्तेदार इस समय सब साथ हैं, फिर सब अलग हो जाएंगे। पर तब सब बोलने लगे थे, माँ रो रही थी, सब विरोध में खड़े थे। मामा ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। पढ़ी लिखी कमाऊ लड़कनी का भाड़ में झोंक देंगे। अरे भैया, रो रो कर जिंदगी काटे उससे अनब्याही अच्छी। तो अभी कौन फेरे पड़े हैं, कुंवारी है कन्या। हाँ और क्या, कुंवारी को 100 वर। पाठ चल रहा था। कत विधि सृजी नार्य जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। स्त्रियां चुप सुने जा रहीं, जो अपने भीतर उतर गई हों, जहां शब्द मौन रह जाएं। उस दिन रुचि भी तो हिम्मत करके सामने आकर बोल नहीं सकी थी। ये भी तो नहीं मालूम था कि आज की रात ही यहीं के यहीं किसी दूसरी के साथ भावरे पड़ जाएंगी। बारात लौटने से गहरी निराशा हुई थी, पर दूसरे मोहल्ले में अपने वर के साथ किसी लड़की के फेरे लेने से मर्मांतक चोट पहुंची थी। कौन लड़की? वही किरण, बचपन में पिता मर गए थे। माँ बेचारी क्या करती, मामा मामी के घर पली। हाई स्कूल पास थी किरण, देने को दान दहेज नहीं। मामा कितना करते, अपनी भी तो 2 लड़कियां हैं पढ़ाने बिहाने को। माँ बेचारी क्या बोलती। मामी ने कहा, जिया बढ़िया लड़का मिल रहा है, मांग कुछू नहीं है, बस लड़की चाहिए। किरण के भाग से मौका हाथ आया है, फिर कहाँ जमा जोड़ रखा है जो मांगे पूरी करती रहोगी। काहे किसो के 2-4 बच्चन के बाप दुहजे उसे ब्याह हो, भला यह कि अभी कर दो। अच्छा घर परिवार राज करेगी। रही पीने की बात, सो का पता कौन पीता है कौन नहीं, हाथ के हाथ ब्याह दो। अरे किरण के चढ़ावे में आया जेवर कपड़ा देख मामी की तो आंखें फैल गईं। ऊपर से सास ससुर का झंझट नहीं, आजाद रहेगी लड़की। एक बार पछतावा भी हुआ कि काहे नहीं अपनी विनीता ब्याह दी। अब जो है सो लड़की की किस्मत। और सुरुचि की जगह किरण अभिमन्यु से 7 फेरे डलवा कर विदा कर दी गई थी। एक अखंड रामायण चलती रही रुचि के मन में। अपना ही मन नहीं समेट पाती, बार बार विचार उठते हैं। लगता है किन्नू को अपने पास बुला लेती, कह देती चुप रहे, हल्ला मत मचा, उसे किसी तरह समझा देती। रह रह कर पछताती है। मामा थे सबसे आगे, अपने मन की कह चुप कर लेती उन्हें, या फिर खड़ी हो जाती, मेरे पीछे तमाशा मत खड़ा करो, मैं तैयार हूँ, जो होगा संभाल लूंगी। भीतर से पुकार उठती है, क्या पता था अभी कोई और लड़की दुल्हन बन बैठेगी। सोचती ही रह गई थी, किसी तरह बात सुलझ जाएगी। बार बार समझाती है मन को, अब कहीं कुछ नहीं, सोचने से कोई फायदा नहीं। पर किसी का कहा कब सुना इसने। बड़ी अजीब चीज है मन। चुप रहती है रुचि, पर मन में चलता रहता है कुछ ना कुछ। ये कैसा आकर्षण जो किसी भी उम्र में पीछा नहीं छोड़ता। अपने पर लाख नियंत्रण करो, मन ऐसा अकुलाता है और संयत होते होते कुछ करने को विवश कर देता है। देखा है लोग वार्धक्य में भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। बहक जाना कह लीजिए, नितांत वैयक्तिक अनुभव, पता नहीं स्थायी या अचानक ही सिर पर सवार हो जाने वाला। एक कहानी पढ़ी थी कभी। कॉलेज के ज़माने में साथ मरने जीने की कस्में खाईं, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। जिम्मेदारियां पूरी करते करते उम्र बीत गई। लड़की को कहाँ छूट, उसे तो अपनी मर्यादा निभानी है। बुद्धि सदा प्रश्न खड़े करती है, औचित्य के प्रति सचेत करती है, और अंतिम विजय उसी की होती है। पर अंतिम के पहले मन का रीतापन भरने की लालसा में जाने कितने पड़ाव अनायास पार हो जाते हैं। वो उद्याम मोहकता ऐसा बहकाती है कि सारी अकलमंदी गुम, खुद पर लगाई रोक टोक बेकार, और अंत में शेष बचती है रह रहकर कसकती टीस। अनुचित कर दिया हो जैसे, कुछ बराबर कचोटता है, न यो चैन न वो चैन। हाँ, तो वो कहानी मन का आवेग बार बार जागता रहा। अपने को समेटते वर्तमान को निभाता गया लड़का भी गले पड़ा, दुनिया जहान का ढोल बजाते बजाते रिटायर भी हो गया, एकदम खाली। एक दिन बिल्कुल नहीं रहा गया, उस नगर में पहुंच गया, उसके घर के पास। कुछ देर आसपास घूमता रहा, यूं ही देखा घर से निकली,
वो बदल गई है पर वही थी, बच्चे से बात कर रही थी। उम्र के साथ बदली नहीं थी वो आवाज़। बरसों बीत गए थे जिसे सुने, पर कैसे भूल सकता था। खड़ा देखता रहा। पास से गुजर गई वो, सोचता रह गया 2 मिनट रोक ले, बात कर ले। आगे निकल गई। कहाँ देखा होगा उसने, क्या मालूम होगा उसे। बहुत मन किया एक बार आगे बढ़ जाए, एक बार पूछ ले कैसी हो। कह देंगे इस नगर आया था, इधर से जा रहा था, तुम्हें देखकर पहचान लिया। बस हाल चाल ही तो पूछना है। मन में उथल पुथल चलती रही पर नहीं कर सका, हिम्मत नहीं पड़ी। सोच लिया मैं हूं यहाँ, उसे बताकर क्या करना है। ताल के शांत जल में कंकड़ उछालने से क्या लाभ। लौट आए चुपचाप वापस अपने घर। होता है क्या ऐसा भी? क्या पता, होता ही होगा, नहीं तो कोई लिखता कैसे। कहते हैं जो मना किया जाए वही करने का चाव नारियों में अधिक होता है। वही आदम हवा वाली बात एकदम स्वाभाविक है। वर्जित फल चखने का चाव नारी मन में ही तो जागेगा। पुरुष क्या जाने वर्जनाएं क्या होती हैं और कैसी होती हैं, उन्हें झटकने की छटपटाहट। जहाँ दादा की पोस्टिंग किसी नई जगह में हुई, शिब्बू उत्साह से भर जाते हैं। उनके घर जाकर रहना बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। शादी के बाद नई दुल्हन को लेकर वहीं पहुंच गए। देवर भाभी में पटरी भी खूब बैठती है। दोनों बतियाते रहते हैं। रुचि सुनती रहती है। बीच में बोल दी तो बोल दी, नहीं तो चुप। सबको स्वाभाविक लगता है, अभी नई नई है, थोड़ा तो समय लगेगा। वैसे भी इन बातों में दखल देने से रही। बोले तो क्या बोले। कर्नल साहब घर में बहुत कम टिकते हैं। कई कार्यक्रम रहते हैं उनके, बहुत व्यस्त रहते हैं। बड़ी तारीफ है उनकी, लोकप्रिय हैं। जन कल्याण और सैनिकों के परिवारों के हित के लिए कुछ करने में कभी पीछे नहीं रहते। धाक है उनकी। रुचि ने कमरे में सुना, जेठ जी कह रहे थे आज क्लब में चैरिटी शो के टिकट के लिए बड़ा अच्छा संगीत का प्रोग्राम है शिब्बू, तुम लोग देख आओ। क्यों दादा, आपने टिकट लिए हैं, जाओगे नहीं? मुझे तो आज कुछ खास काम निपटाने हैं और तुम्हारी भाभी का इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये रखे हैं टिकट। भाभी बोली थी। और क्या, मार 2 घंटे बैठो और कुछ मजा भी ना आए। अरे फड़कते हुए सिनेमा के गाने होते तो बात और थी। हमारे यहाँ तो लोग आर्टिस्ट के साथ सुर मिलाकर स्टेज पर नाचने भी लगते थे। बहुत देखे ऐसे पहुंचे हुए प्रोग्राम। जब पढ़ते थे किसका मन लगता है, सब गप्पों में मगन रहते हैं। देवर ने सुर में सुर मिलाया। रुचि कमरे से बाहर निकल आई। जेठ जी आश्चर्य से शिब्बू को देख रहे थे। कैसी बात करता है मुन्ना, कहाँ स्कूलों के चलता हुआ प्रोग्राम और कहाँ ये इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट। रुचि ने कार्ड पर लिखे संगीतज्ञों के नाम देखे। इनके प्रोग्राम के लिए तो हमारे यहाँ सिर्फ टवल होती थी। वही आलाप, जैसे कोई सुर भर भर कर रोए जाए। ये गाना है क्या? हमें तो बोरियत होती है, हमें नहीं जाना। तुम चाहो दादा के संग चली जाओ। दादा पत्नी की ओर देखकर बोले, तुम तो जाओगी नहीं, हमारी आज जरूरी मीटिंग है, हमें जाना होता तो तुम्हें क्यों देते। रुचि तटस्थ है, जाओ तो ठीक, ना जाओ तो ठीक। क्यों बीच में दखल देती फिरे। शिब्बू मगन हो रहते हैं। क्या ठाठ है, एकदम साहबी ढंग। कुछ भी कहो भाभी, आर्मी वालों का रंग ही अलग है। रहन सहन, पहनना ओढ़ना सब निराला, सबसे अलग चमकते हैं। सो तो है, देखने वाले पर रौब पड़ता है, पर हमें शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था। बड़ी मुश्किल से इतना कर पाए हैं। वहाँ तो सब साथ में बैठकर शराब पीती हैं। अरे भाभी, शराब मत कहो, ड्रिंक कहो, ड्रिंक। हाँ, वाइन पीती हैं, वो कोई शराब थोड़े है। और का तुमने कभी पी है? अरे पी, सबके साथ में पी थी, अच्छी नहीं लगी। अरे मार कड़वी, अजीब सा स्वाद, पर पी ली सबके साथ। फिर रुककर बोली, अब बहू को ही देखो, ड्रिंक करते देखा तो बारात लौटा दी और हम इनके यहाँ की पार्टी में वाइन पीने लगे। हमने अपने को ढाल लिया। शिब्बू गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हाँ देखो ना, दद्दा के मुकाबले हमें पसंद किया। दोस्तों में मौका मिलते ही बताने से चूकते नहीं। भाभी, भैया तो तुमसे स्लिम हैं, आर्मी में है ना, हमेशा चाक चौबंद रहने की आदत। हम तो भाई आराम से रहने में विश्वास करते हैं। हाँ और क्या, क्यों बेकार काया को कष्ट दिया जाए, शिब्बू ने कहा और हो कर हंस दिए। बड़ी मज़ेदार बात कही है ना, भाभी ने समर्थन किया। और डांस भाभी? देवर पूछे ही जा रहा है, क्या सभी कुछ पूछ कर दम लेगा? अरे लाला, सब पूछ के ही रहोगे? पहले शुरू शुरू में तो इनकी बाहों में डांस भी अजीब लगा, फिर तो धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब तो मजा आता होगा भाभी। बेशरम, अपनी सोचो लाला।
कोई ऐसा वैसा शौक ही नहीं इन्हें, ऊंचे आदर्शों वाली, गंभीर, ये उस टाइप की नहीं है। और दादा की लाइफ ही अलग है। हाँ सो तो है, भाभी पूरी तरह सहमत। बिट्टू आ रहा है, कोई टेस्ट देना है उसे। दादा के नाम आया, चाचा का पोस्ट कार्ड शिब्बू के हाथ में है। अच्छा वो बिट्टू हमारी शादी में आया था, हमारी बहन से बातें कर रहा था। तुम्हारी कौन सी बहन है भाभी? वही विनीता, हमारे मामा की लड़की। हाँ समझ गए, दादा के जूते उसी ने छिपाए थे। बड़ी तेज लड़की है भाई, हमें उससे और बात करनी थी पर भाग गई। कहे हम नहीं रुकते यहाँ पे, अम्मा बकेंगी। बकेंगी? सब हंसने लगे। भाभी ने स्पष्ट किया, हाँ वो सबसे बोलने पहुंच जाती है, मामी गुस्सा होती हैं। तुमसे तकरार हो गई थी ना, मामी कह रही थी इसी से ब्याह देंगे विनीता को। फिर काहे नहीं की? उसे क्लर्क नहीं अफसर चाहिए था, बैंक में अच्छे ओहदे पर है उसका दूल्हा। जाने दो, हमें तो उससे अच्छी मिल गई। कदर करने वाले भी मिल जाते हैं, आदमी में अपने गुण होने चाहिए। क्लर्क है तो क्या। इतवार को आ पहुंचा बिट्टू। शिब्बू की शादी में नहीं आ पाया था, कहीं बाहर पढ़ रहा था, अब तो खूब लंबा हो गया है। दादा अखबार पढ़ रहे थे, चाय चल रही थी। नई भाभी को देखा तो चौंक गया। अरे शिब्बूदा की दुल्हन है ये? हाँ क्यों? हम इनकी पहली बारात में गए थे। मुन्ना दादा तुम्हें याद है ना? हाँ यही तो थी। शिब्बू तौलिया बांधे उधर ही चले आए थे, बोले हाँ हाँ यही थी, अब देखो आ गई इसी घर में। तुमने देखा था क्या इन्हें? उस दिन दादा ने कहलवाया था, जाके कह दो एक बार लड़की हमसे आकर बात कर ले, वो मना कर देगी तो हम चुपचाप लौट जाएंगे। तब हम भी चच्चा के साथ चले गए थे, इनके घर के लोग मार गुस्साए जा रहे थे। जब चच्चा ने कहा वो लोग हैरान, एक दूसरे का मुंह देखें, और ये चट्ट सानी उठ के खड़ी हो गई। चल भी दी थी हमारे साथ, हमारे संग आने के लिए, पर इनके मामा ने और लोगों ने आने नहीं दिया। एकदम में मना कर दिया कि वो शराब पिए है, तुम्हें अभी सामना करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना। बिट्टू ने पूरा दृश्य सामने ला दिया। सब ताज्जुब से सुने जा रहे हैं। ये भाभी होती ना हमारी, सो इच्छा हो रही थी सबको हटा के हाथ पकड़ के आपके सामने लाकर खड़ा कर दें। दादा सच्ची में हमें लग रहा था ये। कहते कहते वो एकदम चुप हो गया। अभिमन्यु रुचि की ओर देख रहे हैं, सिर झुकाए बैठी है वो। लो हमें पता ही नहीं। बिट्टू तुमने आके हमें नहीं बताया? वहां तो कोहराम मचा था, आपको बताने से कोई फायदा नहीं था, तो अब बताने से क्या फायदा? क्या कहें अभिमन्यु चुप रह गए। 4 साल पहले अपनी नई नई नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया था रुचि ने, पर लौट कर तुरंत वापस ले लिया था। अब शादी हो जाने पर सबको लगा रिजाइन कर देगी, पर इस बार उसी ने साफ कर दिया, खाली नहीं बैठा जाएगा मुझसे। और वो लड़कियों को पढ़ाती रही। नौकरी छोड़ देती तो करती क्या? शिब्बू तो कहीं टिककर काम करते नहीं, 2 बार लगी लगाई छोड़ चुके हैं। स्कूल की क्लर्क की रास नहीं आई थी, आए दिन झगड़े, सो छोड़कर बैठ गए। वो तो ये कहो किस्मत अच्छी थी जो शादी होते ही म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में क्लर्क लग गए। ऊपर से बीवी कमाऊ मिली, फिर यहीं तबादला करा लिया, अब तो मौत से कट जाएगी। आज हाफ सीएल लेकर घर आ गई है रुचि, बिल्कुल अकेले रहने का मन है, कुछ भी नहीं करेगी, बस खूब देर लेटी रहेगी यूं ही चुपचाप। जब मन होगा उठेगी, चाय बनाकर खुले में बैठकर पिएगी, कोई मन की किताब पढ़ेगी और जो मन में आएगा सोचती रहेगी। आकर कपड़े बदले, 2-4 शक्करपारे निकाल कर खाने लगी कि घंटी बजी। ये इस समय कौन आ गया? दरवाजा खोला। अरे तुम कैसे घर चले आए? तुम आ गई थी ना। तुम्हें कैसे पता? फोन किया था तुम्हारे यहाँ, पता लगा आधी सीएल लेकर चली गई हो, तो हमने भी सोचा घर चलें, आज मौज रहेगी। क्या सिर में दर्द है? नहीं। फिर ठीक है, पहले एक एक कप चाय हो जाए। तुम क्या करने जा रही थी? चाय पीने। बस तो फिर गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ। आज शाम को कुछ ज्यादा मत करना, भरवा करेले के साथ पराठे काफी हैं। बनाते खाते रात के 11 बज गए। दिन बीतते जा रहे हैं। आजकल दादा की पोस्टिंग कश्मीर साइड में है, अच्छा मौका है। शिब्बू ने कहा चलो हम लोग उधर भी घूम आते हैं। और रुचि की गर्मी की छुट्टियों में अर्न लीव ले ली, बस आप पहुंचे दादा के पास। वैसे भी छुट्टी लेना है तो लेना है, पैसे काट लेंगे काट लें, चिंता काहे की। 7 साल बीत गए रुचि की शादी को। दादा की पोस्टिंग के साथ कितनी जगह घूम ली। शिब्बू नई जगह जाए बिना नहीं रह सकते, चलो चाहे हफ्ते भर को ही सही। रुचि की नींद बीच में ही कई बार टूटती है। नई जगह का नयापन, अभ्यस्त होने में समय लगता है। रात के 1:30 बजे हैं। सिगरेट की महक कहाँ से इस समय?
पानी लेने जाते देखा उधर के अधखुले दरवाजे से धुएं की कुछ भटकती लहरें बाहर आ रही हैं। ठिठक गई, कुछ क्षण खड़ी देखती रही, फिर लौट आई। जिठानी ने बताया था कुछ बताते नहीं, जब परेशान होते हैं तो यही करते हैं। कभी कभी चुपचाप अकेले टहलते हैं कुछ सोचते हुए से। आजकल जाने क्या हो गया इन्हें, कान पड़ी बात सुनाई नहीं देती। गतिविधि से लगता है कुछ गंभीर समस्या में पड़े हैं। हाँ, वो देख रही हूँ अपने में डूबे से। पर क्या कहे सुरुचि, लगता है कुछ गंभीर समस्या में पड़े हैं। आप परेशान होंगी इसलिए कुछ कहते नहीं होंगे। दीदी पर आप ही पूछिए ना। नहीं, जब सब खाना खाने बैठे तब पूछिए, हम सब होंगे ना आपका साथ देने वाले। अखबार में खबरों पर बात छेड़ दी रुचि ने। बात पर बात निकलने लगी। सीमाओं पे आसार अच्छे नहीं हैं, लगता है कुछ होके रहेगा। हाँ, रंग ढंग ऐसे ही बन रहे हैं। मेरा मन अजब सी चिंता से भरा रहता है। जाना तो है ही, बुलावा आएगा तो। ये लड़ाई लगता है बहुत आसान नहीं होगी। शिब्बू बोल पड़े, पाकिस्तान के सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं। वे मुंह में रखा कौर चबाते रहे। पिद्दी सा तो है, कितना खींचेगा पाकिस्तान, हमारे जवानी धूल चटा देंगे। किसी बलबूते पर ही हिम्मत किए है, दुश्मन को कभी कम नहीं समझो। पता नहीं क्या दांव खेल जाए, हम लोगों को तो तैनात रहना ही है। लड़ाई में जाने से पहले घर की जिम्मेदारियों का ख्याल हर फौजी को आता है। वे कह रहे थे, सैनिक की बीवी को अपने बल पर खड़ा होने को तैयार रहना होता है। मुझे चिंता होती है अपने बच्चों की। किरण पढ़ी लिखी होती तो संभाल ले जाती। अंजना निरंजना 10 और 11 की हो गई, कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं। कब कहाँ पोस्टिंग हो जाए, उनकी पढ़ाई में जरा भी व्यवधान नहीं देखना चाहते हैं। लड़कियां भी पास नहीं रहती, किरण अकेली पड़ जाती है। कहाँ हमारे बस में कुछ रहा, न पढ़ना लिखना न कुछ। बहू को देखो, अपना भला बुरा खुद सोच लिया। शिब्बू बोल पड़े, बात सेना में होने की नहीं, शराब पीने की थी। क्यों है ना? क्या शिब्बू, फालतू बातें लेकर बैठ जाते हो? रुचि सिर झुकाए बैठी है। किरण व्याकुल होकर बोल उठी, मत करो ऐसी ऐसी बातें, मैं तो जन्म की बेबस। ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिल बैठ जाता है। सब आलतू फालतू बातें, सूत ना कपास। शिब्बू को बड़ी उलझन होने लगी थी। अंदर अंदर तो लड़ाई चल रही है, कुछ ठिकाना नहीं कब खुलकर होने लगे। अभी के शब्द। रुचि चुप बैठी सुन रही है। सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ, युद्ध की नौबत आ गई। उधर घमासान मचा है। कर्नल अभिमन्यु जा चुके हैं फ्रंट पर। परिवार अपने निवास पर भेज दिया गया। बड़े मुश्किल दिन। किरण झींकती है, ठीक से पूरी खबरें भी नहीं आने देते। हमें तो ये भी नहीं पता चलता आजकल किधर हैं, कोई पता ही नहीं। नंबर लिखकर चिट्ठी डाल दो, जाने मिलती भी होगी कि नहीं। हाँ, सारी बातें सेंसर होती हैं। रुचि समझाती है, आप चिंता मत कीजिए दीदी, कर्नल है वे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और जो ये खबरें रोज रोज आती हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, मेरी तो जान सूखती रहती है। जानती है वो पूरी खबरें देते भी नहीं। त्रस्त रहता है मन, पर खुलकर कोई कुछ नहीं कहता। किरण ने रुचि को जाने नहीं दिया। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। पता नहीं कितने दिन लड़ाई चलेगी, हमारा पलड़ा भारी है। पर के आगे गहरा मौन। मुझसे अकेले नहीं रहा जाएगा। और कौन बैठा है मेरा, अब तो मायके में माँ भी नहीं। नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे दीदी, हमारे साथ चलिए, मन लगा रहेगा। कहीं नहीं, यहाँ छोड़ गए हैं, यहीं रहूंगी, इंतजार करूंगी उनका। हफ्ते भर की छुट्टी और ले ली रुचि ने। खबरों पर सबका ध्यान रहता है, सुन सुनकर जान सूखती रहती है। किरण कभी कभी कह उठती है, ये दो धींगड़ियाँ मेम साहब बनती हैं, कहाँ गुजर होगी इनकी, मेरी सुनती नहीं। एक लड़का होता तो निश्चिंत होती। रुचि समझाती है, आप क्यों चिंता करती हैं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां लड़कों से किसी तरह कम नहीं, देखना यही नाम रोशन करेंगी। हमने जब जब लड़के की बात उठाई वो भी ऐसे ही कहते थे। ठीक कहते थे? कुछ रुक कर बोली, उनकी बेटियों के लिए कुछ ना कहो, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बेटियां होती ही हैं प्यारी दीदी, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी हैं वो भी तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें मानती हैं। मन में अजीब अजीब बातें उठती हैं। कुछ बात निकाल कर रुचि का रोने का मन होता है। याद आया घर की मेहरी कुंजा, जिसकी बेटी को किताबें खरीदवा देती थी, पढ़ा देती थी, 4वीं पास कर ली थी उसने। दीदी दीदी कहकर उसे चारों ओर मंडराती थी। उसकी विदाई की शाम काम करते करते गा रही थी, मैया कहे दिया नित उठी अइयो, बाबा कहे तीज त्योहार, भैया कहें बहनी काज परोजन, भौजी कहें कस काम।
एक दिन में जीवन का सारा प्रबंध बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा? जन्म के संबंधों का सारा मोह अचानक छूट सकता है क्या? पर होता यही है। विवाह के बाद अगली विदा तक वैसा कुछ नहीं रहता। उस घर उस तरह नहीं रह पाती जैसे पहले रहती थी। औपचारिकता आ जाती है, या मुझे ही ऐसा लगता है। वो बेधड़क मुक्त व्यवहार नहीं रहता। मर्यादा की एक अदृश्य सी लकीर खिंच गई हो, जैसे कुछ अलगाव सा, परायापन सा। अब तो वहां भी मन नहीं लगता। उमड़ उमड़ कर रोना आ रहा है। और किरण दीदी, उनका तो कहीं मायका भी नहीं। जिंदगी बड़ी मुश्किल चीज है। एक तो दो दो लौंडिया ऐसी चढ़ा के रखी, बिल्कुल अपने मन की हो रही हैं। ऊपर से अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा दिया है। जिठानी की शिकायत पर रुचि समझा देती। बदलते हुए समय के साथ नहीं चलेंगे तो अपने बच्चे पिछड़ जाएंगे दीदी। लड़कियां हैं तो क्या, वे भी खुश रहें। आप भी तो यही चाहती होंगी। हमारे कौन जमा पूंजी धरी है, इतना चढ़ जाएंगी तो कहाँ लड़का मिलेगा। हम तो इसी में परेशान हैं कि शादी कैसे होगी। किरण कहती रही। कर्नल साहब अपनी बेटियों को किसी से कम नहीं देखना चाहते। हॉस्टल में रहकर पढ़ती रहीं दोनों। और क्या करते दीदी, जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहां अच्छे स्कूल नहीं थे, कैसे साथ रखते बच्चों को। तो क्या वहां की लौंडियां पढ़ती नहीं? अरे पैसे जोड़ते शादी के लिए। किरण को याद आता है कितना दबा के रखा गया था उसे। रुचि तुम ही अच्छी रही, हम तो गाए थे, जहां हाँक दिया चले आए। शिब्बू कहते हैं, किस्मत सराहो भाभी, ऐसा घर वर पाने को तरसते हैं लोग। तो तब इनने किसी वजह से ही तो की। इशारा रुचि की ओर। अब इसका जवाब किसके पास? पिछली बार जब शिब्बू दादा के पास आए थे तब की बात। इस लड़ाई के कोई आसार नहीं थे तब। यूं ही बातें चल रही थीं। अचानक अभिमन्यु कह उठे, तुम भी बीए कर लेती किरण तो मुझे संतोष हो जाता। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। और फिर सेना में होने का मतलब? किरण से रहा नहीं जा रहा। मत कहिए ना, कुछ भी मत कहिए। भगवान ऐसे दिन ना दिखाए। सब चुप हैं। कर्नल साहब कह उठे थे, अपनी बेटियों को काबिल बनाना चाहता हूं, उन्हें कभी बेबस ना होना पड़े। दादा, तुम बेकार परेशान होते हो, हम लोग भी तो है ना। तुम्हारी ढंग की कमाई होती तो। मैं नहीं हूं क्या? रुचि बीच में बोल पड़ी। निश्चिंत रहिए आप। पर कल को तुम्हारे अपने भी तो। किरण बीच में बोल पड़ी। अरे हमारे ना सही, लाला जी तुम्हारे एक लड़का हो जाता, वंश का नाम तो चलता। 7 साल में 2 बार आसबंधी पर निष्फल चली गई। यहाँ अपना बस कहाँ चलता है भाभी। रुचि चुप कैसे रहे। अपने अलग नहीं चाहिए हमें, निश्चिंत रहिए। इनके लिए जो अरमान हैं दिल में जरूर पूरे होंगे। वे चुप उसका मुंह देख रहे हैं। कुछ मत सोचिए, मेरे होते इनके सामने कोई बाधा नहीं आएगी। वो कहती चली गई, जीवन में और चाहे कुछ न कर सकी हूं, पर यहाँ पीछे नहीं हटूंगी। आज पहली बार जेठ के सामने रुचि इतना बोल गई। कर्नल ने उसकी ओर आंख भर कर देखा, परितृप्त दृष्टि। अपना जीवन जीना साथ में सुरुचि, बिल्कुल अकेली मत पड़ जाना। देवर भाभी चकित, आज पहली बार दोनों को बोलते सुना। और कुछ कहाँ कर सकी, इतना तो संतोष रहे। चाय के बर्तन उठाकर चलती रुचि की आंखें भर आई थीं। दिन बहुत धीरे धीरे बीत रहे हैं। इस साल तो पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बहुत सर्दी पड़ रही है। उड़ानें कैंसिल, ट्रेनें सब लेट। धुंध के मारे दिखाई नहीं देता। एक्सीडेंट भी तो कितने हुए हैं। जीवन जड़ सा हो उठा है। क्या करे कोई, कैसे कैसे को विचार उठते हैं। निश्चिंत कहाँ रह पाता है मन। इधर कोई खबर नहीं आ रही। रेडियो की खबरों पर ध्यान लगा रहता है सबका। सीमा पर दुश्मन ने एक विमान गिरा दिया। झटका सा लगा था सबको। शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टियां। लड़कियां घर आ गई हैं। पर्वतों पर हिमपात और कोहरा। हेलीकॉप्टर और प्लेन यथास्थान लौट आए तभी निश्चिंत हो पाते हैं सब। कभी कभी पता ही नहीं मिलता, खोजना भी मुश्किल। अभिमन्यु कहाँ है, कैसे हैं, किसी को पता नहीं। इस कठिन समय में वो जिठानी के पास बनी है। अचानक एक दिन सेना की वर्दी में कुछ अधिकारी उपस्थित हो गए। सब सन्न। क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। बस ये समझ में आया कि कर्नल साहब कभी देखने को नहीं मिलेंगे। वे घर नहीं लौटेंगे। रंजना निरंजना सहमी खड़ी हैं। हमारे डैडी? बेटा तुम्हारे डैडी। ऑफिसर उठकर उन तक गया। थपकता हुआ बोला, बड़े बहादुर आदमी थे, देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने। किरण सपाट स्वर में कह उठी, वे अब कभी नहीं लौटेंगे। रो उठी वो।
मुंह पर आंचल दबाए, दुर्वय वैधव्य का घुटा हुआ रुदन विचित्र सी ध्वनि में उस मौन अशांति को तोड़ गया। सबके हृदय तल तक कांप उठे। लड़कियां मां से आ लिपटी। वे लोग बहुत कुछ कहते रहे, बहुत तारीफ करते रहे कर्नल अभिमन्यु की, पर कुछ भी किसी के मन तक नहीं पहुंच रहा। ये सबको सुनाई दे गया कि कर्नल अभिमन्यु की पार्थिव देह पूरे सैनिक सम्मान के साथ आ रही है। लोग आ जा रहे हैं, मिलिट्री का बैंड बज रहा है। गूंज आकर हृदय से टकराती है। अपना कर्तव्य निभा रही रुचि। रो रो कर निढाल हुई जेठानी को एक कुर्सी खींचकर बिठा दिया। साथ होकर साथ लिया उसने। दोनों पुत्रियां एकदम विमुह चिपकी खड़ी हैं। बहुत लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं। अब हम क्या करें? उसके कंधे पर सिर रख निरंजना अचानक रो उठी। एक व्यक्ति बढ़ाया, बेटा तुम्हारे पिता मरे नहीं, अमर हो गए, घबराना मत, मैं हूं, हम हैं तुम्हारे साथ, सांत्वना देने वालों की कमी नहीं है। रुचि ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। वे रोती हुई सिमट आईं। चाची, अब आप ही अम्मा को समझाओ। वे जानती हैं अम्मा के लिए सब कितना भारी पड़ रहा है। व्याकुल सा भरभराता स्वर फिर उठा, अब हम कैसे क्या करेंगे? दीदी, हम हैं बच्चों के लिए, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे उनका सब कुछ। शिब्बू ने साथ दिया। दोनों को अपने से लगाए रुचि कह रही है, आज से मेरी बेटियां, सारी जिम्मेदारी मेरी, अब आप कुछ नहीं कहेंगे इनके लिए। किरण कह रही है, सब चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे, बस मैं रह जाऊंगी बेबस अकेली, क्या करूंगी, कैसे बिताऊंगी जिंदगी? रास्ता मिलेगा दीदी, जरूर मिलेगा। शिब्बू बेचारे समझ नहीं पा रहे कि क्या कहें। हाँ और क्या, हम लोग हैं, फिर दादा की पेंशन भी तो, और हमारी जिम्मेदारी भी। अरे आगे की भी सोचनी है, ऐसे ही थोड़ी बैठी रहेंगी। क्या मतलब? मतलब बेकार बैठे दुखी होंगी। उनकी ओर घूमकर बोली, दीदी आप तो शादी के बाद इंटर कर चुकी हैं। हाँ, उनका बहुत मन था मैं आगे पढ़ूं, ट्यूशन रखवा दी थी। किरण को पछतावा हो रहा है। कितना अच्छा होता उनकी सुन लेती, कुछ करने लायक तो हो जाती। वहाँ तो हमें घर के काम में लगा देती थी मामी। अम्मा हमारी बेबस थी, टीचरें हमसे हमेशा खुश रहीं, पर हमें पढ़ाता कौन? फिर बाद में तो मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। अब किसके सिर पढ़ूं? पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? कहीं लग जाऊं? ढंग का काम कौन देगा मुझे? किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का न सही, पानी पिलाने का और ऊपर का काम ही सही। कैसी बातें करती हैं दीदी? चलिए मेरे साथ, बीए का फॉर्म भरिए, 2 साल में बीए। मैं कुछ कर पाऊंगी क्या? हो गया सो हो गया, आप में कोई कमी थोड़े है ना। तब ध्यान नहीं दिया, अब तो कर सकती हैं, खूब कर सकती हैं अगर चाहें तो। चुपचाप सोच रही है किरण, अब इतनी उम्र में सब हंसेंगे हमारे ऊपर तो क्या? पता है हमारे यहाँ एक 50 साल से ऊपर की महिला ने एडमिशन लिया है, किसी की परवाह नहीं की, और पता है सबसे अच्छे नंबर आए हैं उसी के। हम लोगों ने खूब तारीफ की, उसे हिम्मत दी, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में है। अभी के व्यक्तिगत सामान का बड़ा सा बंडल आया है। रुचि पर सारी जिम्मेदारियां पड़ी है। खोल कर देख रही है, ड्रेस, मेडल, रोज के उपयोग का सामान। देखती रही, आंखें धुंधला आईं। एक लिफाफे में बड़ा सहेज कर रखा हुआ कुछ, क्या है ये? रुचि खोल कर देखती है। एक रुमाल में लपेटा हुआ पीला गुलाब, सूख गया था पर आकार लिए था। दोनों हाथों में रुमाल लिए रुचि देखे जा रही है। बीती बातें अंतस में टीस भरती उभर आईं। दादा भी एक ही निराले हैं, शिब्बू ने कहा था। बरामदे में बैठे शेव कर रहे थे, बगीचे में माली गुलदस्ता बनाने को फूल छांट रहा था। और सब रंग हैं, बस एक कमी, पीले गुलाब की बेल यहाँ बहुत जमेगी। नहीं लाला, भाभी ने चट से जवाब दिया था, पीला गुलाब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ। माली ने चाव से लगाया पर तुम्हारे दादा ने हटवा दिया था। कर्नल साहब को पीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं। खूब याद है रुचि को, और आज समेटे खड़ी है, वही फीकी पड़ गई पीली पंखुड़ियां हाथ में भर लेती है, नाक के पास लाकर वास लेती है। बहुत मंद मंद सी गंध शेष, यही है क्या बहकी हुई प्रीत की महक? उस प्रथम परिचय की भेंट, अनायास जुड़े प्रेम बंधन की स्मृति, नए जुड़े संबंध का साक्षी वो पीला गुलाब, जिसे उन नेह भरे हाथों ने उसके केशों में टांक दिया था। उस सज्जा में सबके सामने कैसे जाती? बगीचे से लौटते समय उसने खींच कर निकाला, अभी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया था। डंडी पकड़े नचाते हुए सबके सामने कहा था उसने, आपके बगीचे के पीले गुलाब बहुत दिलकश हैं, लिए जा रहा हूं एक। उसी फूल के अवशेष देखे जा रही है रुचि। क्या है इसमें? शिब्बू आकर खड़े हो गए थे।
पूजा के फूल लग रहे हैं, कहीं का प्रसाद उन्हीं के सामान में रख दे रही हूँ। बिखरी पंखुड़ियां उसी रुमाल में सहेज दी उसने। अभी तुम नहीं हो, अब तुम मेरे जेठ भी नहीं हो, उस संबंध से मुक्त हो, पर मैं बंधी हूँ वचन की डोर में, दो दो वचनों की। मैं दोनों ओर से बंधी हूँ। एक चूक का परिताप सदा पल्ले से बंध जाता है। गालों पर बहे आए आंसू पोंछ लेती है वो। जो करणीय है वही करूंगी, राह बहुत बाकी है अभी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई एक उम्दा प्रेम कहानी पीला गुलाब। बहुत ही पवित्र निश्चल प्रेम कहानी, जिसका अंत श्रोताओं और पाठकों को टीस से भर देता है। उम्मीद है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।